अगर आपको पता चले हमारे सामने फ्रंटलाइन की वो डिटेल रिपोर्ट भी है जिसमें कई उदाहरण देके इसको एक इंटेलिजेंस फेल्योर और इंटेलिजेंस ओवरलुक बताया जा रहा था कि एक्शनेबल इनपुट है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और इसीलिए हम राहुल पंडिता से हमने बात की, हमें लगा कि सबसे पहले इस पर बात कर ली जाए कि पुलवामा हमले की आशंका को लेकर सरकार के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास क्या इनपुट था, कितना ये सामान्य या असामान्य है कि कोई कॉन्वॉय मूव कर रहा है तो उसके लिए ये फाइल भेजी जानी कि इनको हम क्या हवाई रास्ते से भेज सकते हैं। ये पूरी जो प्रक्रिया है इस पर आप राहुल पंडिता को सुनिए। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है कि ऑपोजिशन और इस गवर्नमेंट के जो क्रिटिक्स हैं वो इस मामले को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और एक पॉलिटिक्स में एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्रोसेस होता है कि अगर जो स्केलेटन इन द कबोर्ड जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, अगर उस तरह की कोई चीज गवर्नमेंट के पास हो तो उस पर जरूर सवाल खड़े करना चाहिए। लेकिन ऐसे सवाल लॉजिक और फैक्ट्स को दरकिनार कर उठाए जाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। मुझे ये नहीं मालूम है कि सत्यपाल मलिक साहब जो ये कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट का रिक्विजिशन दिया गया सीआरपीएफ के द्वारा, जिसको होम मिनिस्ट्री ने नकारा, ये बात सच है या नहीं। लेकिन उससे हटकर हमको इस चीज को देखने की जरूरत है। देखने की जरूरत ये है कि सबसे पहली बात ये है कि ये हमला जो है 14 फरवरी 2019 को करीब 3:15 बजे के आसपास पुलवामा में होता है। और ये कॉन्वॉय जो है उस दिन पहली कॉन्वॉय नहीं है जो उस एरिया को क्रॉस करती है, उस हाईवे को क्रॉस करती है। उससे पहले आर्मी की कई कॉन्वॉयज उसको क्रॉस कर चुकी होती है। ठीक है, तो जैश जो आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद है, उनके दिल में ये नहीं था कि साहब 3:15 बजे जब सूर्य और चंद्रमा और सारे नक्षत्र यहाँ पर खड़े हो तब हम इस स्पॉट पर 3:15 बजे जो सीआरपीएफ की कॉन्वॉय है जिसमें 2547 पर्सनल सवार है, उसमें 5वीं गाड़ी पर हमला करेंगे। उनकी मंशा ये थी कि एक बड़े टारगेट को कहीं भी हिट किया जा सके। तो अब मान लीजिए मलिक साहब की बात अगर हम मान लें और मान लीजिए कि वो एयरक्राफ्ट के द्वारा ही उनको जम्मू से श्रीनगर ले जाया गया, लेकिन वो उतरते कहाँ? वो पुलवामा में तो नहीं उतरते, वो बारामूला में तो नहीं उतरते, कुपवारा में नहीं उतरते, वो उतरते श्रीनगर एयरपोर्ट पे। और श्रीनगर एयरपोर्ट से भी उनको इसी तरह की कॉन्वॉइस में अपने अपने ड्यूटी स्टेशन पर लौटना पड़ता। तो इसका मतलब है कि इस तरह की कॉन्वॉय जो है कहीं भी इस तरह के हमले का शिकार हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है। तो हाँ, अब इसमें यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। हाँ, बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। उसके बारे में सवाल होना चाहिए कि जैश का इतना बड़ा आतंकवादी अंदर आया और आरडीएक्स लेकर वो अंदर आया और कई दिनों से वो उस एरिया में घूम रहा था। उसके आसपास जो ओवरग्राउंड वर्कर थे वो घूम रहे थे और वो सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था। जो आदिलदार सुसाइड बॉम्बर है वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार में था कई महीने, उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। तो उसकी सुध क्यों नहीं ली गई, ये सवाल लेजिटिमेट है। लेकिन सवाल वही पूछने चाहिए जो लेजिटिमेट है, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये जो मैं बार बार देख रहा हूँ कि ये कांग्रेस का नैरेटिव एक प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर साहब कुछ ट्वीट कर रहे हैं, उनसे जो जुड़े हैं सिंपैथेटिक जो पुराने आर्मी जनरल हैं, डिफेंस पर्सनल है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो भी एक तरह का ट्विस्टेड लॉजिक, ट्विस्टेड नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें जो एक्सप्लोसिव यूज हुआ वो 200 किलो एक्सप्लोसिव यूज हुआ, जिसमें सिर्फ 40 किलो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ। बाकी एमोनियम नाइट्रेट जो है वो बिल्कुल कहीं भी किसी भी मार्केट में उपलब्ध हो सकता है। जो लोकली जो लड़के थे शाकिर बशीर वगैरह, उन्होंने प्रोक्योर किया। ये 40 किलो आरडीएक्स जो है, इसके मास्टरमाइंड, जो मैंने किताब लिखी द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, जो मसूद अजहर है जैश ए मोहम्मद का फाउंडर, उसका नेफ्यू है उमर फारूक, वो अपने साथ 3 और साथियों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा से क्रॉस करता है और पिट्ठू बैग में करीब 10-10 किलो, यानी कि 4 लोग 40 किलो आरडीएक्स अंदर लेकर आते हैं, बाकी सारे हथियारों के साथ।
तो नंबर ये है। थरूर साहब ने ये भी ट्वीट किया था कि ये पाकिस्तान से गाड़ी आई है और 10-15 दिन वो लगातार घूमती रही। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान से गाड़ी सफर करके कैसे आ सकती है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल से आएगी क्या, या इंटरनेशनल बाउंड्री सांबा से क्रॉस करेगी। सांबा से जब घुसपैठ होती है वो टनल्स के द्वारा होती है, बीएसएफ से छुपकर होती है। तो इस तरह की बचकानी बातें करनी नहीं चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, 308, जैसे मैंने कहा 300 किलो आरडीएक्स नहीं, 200 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल, 200 किलो एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सिर्फ 40 किलो आरडीएक्स है। और वो जो गाड़ी है वो लोकली प्रोक्योर की गई है, किसी आदमी से खरीदी गई सेकंड हैंड गाड़ी। ये 6th ओनर था जब ये गाड़ी ली गई, शाकिर बशीर, जो उमर फारूक का अकॉम्प्लिस था इसमें, जो आदिल डार सुसाइड बॉम्बर को उस पॉइंट तक अब इसी गाड़ी में ड्राइव करके छोड़ता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी आगे ले जाता है हाईवे पर। जैसे कॉन्वॉय आनी शुरू करती है, वो देखता है कि इस गाड़ी में सबसे ज्यादा जवान भरे हुए हैं, 39 जवान भरे हुए हैं, और उसमें वो रैम करता है अपनी गाड़ी। उसके पास स्विच होता है स्टीयरिंग व्हील के नीचे, उसमें वो रैम करके उस गाड़ी को उड़ा देता है। वो गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, उसमें जो 39 सीआरपीएफ पर्सन है वो मारे जाते हैं, और एक रोड ओपनिंग पार्टी का जो आदमी है, सब इंस्पेक्टर, वो भी मारा जाता है, उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। दूसरा, बार बार ये कहने में आया कि ये एरिया साहब सैनिटाइज नहीं हुआ, एरिया से कैसी बातें कर रहे हैं। जब एक कॉन्वॉय खुलती है तो रोड ओपनिंग पार्टी जम्मू से श्रीनगर तक पूरे एरिया में लगाई जाती है। तो जिस स्ट्रेस से वो क्रॉस करती है उस पर पूरी रोड ओपनिंग पार्टी होती है। लेकिन रोड ओपनिंग पार्टी का मतलब ये नहीं है कि हर इंच पर एक जवान तैनात है। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि सीआरपीएफ के पास लोगों की कमी है ना, तो 2-3 किलोमीटर के स्ट्रेच पे एक कंपनी का मतलब 100 लोग होता है, पर प्रैक्टिकली जो है वो करीब 60-65 लोग होते हैं, जो 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में रोड ओपनिंग पार्टी लगाते हैं, मतलब तैनात हो जाते हैं ये देखने के लिए कि कोई फिजिकली हमला तो नहीं कर रहा है ना, कोई आईडी तो नहीं लगा रहा सड़क पे जब वो कॉन्वॉय क्रॉस करती है। ठीक है, अगर सीआरपीएफ संख्या बढ़ा दे वहां पर, तो यही लोग आके फिर कहते हैं कि कश्मीर को मिलिट्री जोन में तब्दील कर दिया। एब्रोगेशन के बाद सरकार कह रही थी कि सामान्य हो गई चीजें, लेकिन फिर वहां पर सैनिकों की संख्या जो है बढ़ा रही है। तो ये एक तरफ आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर है, दूसरी तरफ आप ये बार बार इंसिनुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमला जो है इसी सरकार ने करवाया है, ऑर्केस्ट्रेट करवाया है, क्योंकि वो एक सिंपैथी वेव लाना चाहती थी और उसके द्वारा इलेक्शन जीतना चाहती थी। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे गुलजार साहब कहते हैं कि रोटी भी दो और दोनों घी से चुपड़ी हुई, तो ऐसा नहीं हो सकता। या तो इंटेलिजेंस फेलियर है या सरकार ने ऑर्केस्ट्रेट किया है, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार ये बयानबाजी नहीं कर सकते, बयान नहीं बदल सकते। आपकी सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है कि सरकार झूठ बोलती है, जुमले बोलती है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए अगर इसी जुमले का सहारा लिए, तो फिर इस सरकार और आप में भी कोई फर्क